हेलो बच्चों, क्लास एमएससी प्रीवियस या एमएससी प्री सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक हमने आज यूनिट 3 की शुरुआत की। टॉपिक है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहले तो बात सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन क्या होती हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्रुप को बाहर करते हैं और एक ग्रुप को एंटर करवाते हैं। एक ग्रुप रिप्लेस होता है, एक एंटर होता है। तो इसलिए इस रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती है वो कार्बोनाइन पर डिपेंड रहती है। उसी प्रकार जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती है वो कार्बोकेटाइन पर डिपेंड रहती है। यहाँ पर जो कार्बन होगा वो कार्बन एनाइन के रूप में रहेगा और जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती हैं उनमें जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, यानी कि वहाँ पर कार्बोकेटाइंस की फॉर्म होती है। ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड का ब्रेक होना, किसी ग्रुप का एंटर होना, ये सारी कंडीशंस जो होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। इसीलिए हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की, जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है और एक ग्रुप को रिप्लेस करता है और खुद उसके स्थान पर अटैच हो जाता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होती हैं। ये रिएक्शन हमने पढ़ी भी है कि SN1 और SN2 टाइप की होती हैं। SN1 रिएक्शन को बोला जाता है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, और इसको बोला जाता है बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, उसी प्रकार जो एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन होती है ये भी 2 टाइप्स की होती हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं सबसे पहले, और वो रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म की। यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म की सबसे पहले, जिसको हम SE1 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? SE1 भी कह सकते हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को SN1 से शो किया जाता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन जो होती है उसको SE1 से शो कर सकते हैं हम। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के अंदर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, उसी प्रकार ये जो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस या यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म कह सकते हैं, ये भी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। जो स्टेप्स होते हैं इनके वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करें। फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है? सबसे पहले हमारे पास कोई भी कंपाउंड, जैसे एल्किल हैलाइड की फॉर्म ले ली हमने, ये जो रिएक्शंस होती है वो स्लो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है।
रेट को डिटरमाइन करना या रेट को डिसाइड करना या ऑर्डर को डिसाइड करना हमेशा ही रिएक्शंस के स्लो स्टेप पर डिपेंड करता है। ये R नेगेटिव और X पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और इसको क्या नाम दिया जाता है, कार्बोएनाइंस। आज तक आपने एल्किल हैलाइड का हेटेरोलिसिस किया तो हमेशा ही R पर पॉजिटिव चार्ज, X पे नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन यहाँ कोई एल्किल हैलाइड नहीं है, कोई भी हेटेरो कंपाउंड है जिसके अंदर इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी ऐसा ग्रुप जो टूटने के बाद पॉजिटिव में चेंज होता है, ब्रेक होने के बाद में पॉजिटिव में चेंज होगा। R पर नेगेटिव चार्ज आया तो इसलिए कार्बोएनाइन बना। जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है, उसी प्रकार इस रिएक्शंस के अंदर कार्बोएनाइन बनता है। फिर हम सेकंड स्टेप्स की बात करें। सेकंड स्टेप तो जो बना हुआ R नेगेटिव होता है उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शंस होगी और RY में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये तो कार्बोएनाइन था और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए इस रिएक्शंस का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। यहाँ पर रेट को डिटरमाइन करेंगे तो रिएक्शन दो स्टेप के अंदर हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पर, और स्लो स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए जो मैकेनिज्म है उसका जो ऑर्डर आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगी या फर्स्ट ऑर्डर निकल रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम दे दिया जाता है। और इस रिएक्शंस को यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन कहा जाता है, जिसको SE1 से शो किया जाता है। जिसको क्या कहेंगे, SE1 से शो करेंगे अपने। तो देखिए इसमें हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे देखिए हमारे पास कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड को सबसे पहले यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसको कार्बो एनाइन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज, क्या है, एक्सचेंज। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज करें तो यहाँ पर हमारे पास RH है और B नेगेटिव रिएक्शंस कर रहा है, तो R नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और BH की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोएनाइन बन जाएगा, कार्बोएनाइन। तो ये जो रिएक्शन होती है SE1 मैकेनिज्म, ये MSc में लगती है। वैसे तो इसको ज़्यादातर MSc में पढ़ा जाता है, BSc में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। अब ये कार्बोएनाइन में चेंज हो गया और इस कार्बोएनाइन पर BD कोई भी कंपाउंड है जिसमें D किसको शो कर रहा है, ड्यूटेरियम को, ये इसके साथ जुड़ेगा तो RD बनाएगा और B नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ है, ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हुआ है। हम क्या कह सकते हैं, इसको
ड्यूटेरियम का एक्सचेंज कह सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मीन्स होता है CO2 का अटैच होना। क्या होता है? CO2 का अटैच होना। किसी भी कंपाउंड के साथ CO2 अटैच हो जाती है तो उसको नाम दिया जाता है कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बोक्सिलेशंस के आगे D लग गया तो उसका नाम हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशंस। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन में CO2 ऐड हो रही है तो डीकार्बोक्सिलेशंस का मीन्स CO2 का रिमूव होना। हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसके दौरान हम डीकार्बोक्सिलेशंस करवाएं और डीकार्बोक्सिलेशंस करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोएनाइंस की फॉर्मेशन होती है। और इसीलिए डीकार्बोक्सिलेशंस को यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म का एग्जाम्पल माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम CO2 को रिमूव करेंगे तो हमारा जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसीलिए उसको डीकार्बोक्सिलेशन नाम दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है ZCH2, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये है हमारे पास। हमने इसको यहाँ पर भेजा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो CO2 होती है उसको C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O से शो कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो ZCH2 पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और CO2 क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। Z कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? सीधी सी बात है, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसको कार्बोएनाइन ही तो बोलते हैं। अब देखो इस कार्बोएनाइन पर ROH, ये इसको रिमूव करें तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस H को तो यहाँ भेजेंगे तो ZCH3 में चेंज हो जाएगा और RO नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। ये थी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म से संबंधित बात। एक सिंपल रिएक्शंस का मैकेनिज्म की 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है जिसमें कार्बोएनाइन की फॉर्मेशंस होती है और सेकंड स्टेप में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है और इसके साथ ऐड होता है और प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ पर स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाम दे दिया जाता है और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी किए हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज और डीकार्बोक्सिलेशंस। अब ये तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अभी करेंगे अपने। उसके बाद में आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE1 मैकेनिज्म, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री, यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम जब भी कोई रिएक्शंस करते हैं तो हम उसकी काइनेटिक स्टडी और स्टीरियोकेमिकल स्टडी दोनों ही करते हैं। यहाँ हमारे सिलेबस में स्टीरियोकेमिस्ट्री है। जनरली ये होता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें ये बताता है कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है क्या, वैसा ही आ रहा है क्या। अब देखो, जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता तो हम रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और जब किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बाल्डन इन्वर्जन भी बोला जा सकता है, क्योंकि बाल्डन नामक जो साइंटिस्ट था उसी ने दिया था इस इन्वर्जन को। अगर और जो केमिकल काइनेटिक्स या काइनेटिक स्टडी हमें ये बताती है कि वो रिएक्शन किस ऑर्डर की है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। जब रिएक्शन की थी तो साथ साथ ही कर लिया था हमने कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है यूनिमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SE1 मैकेनिज्म। तो इसकी जो कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, उस रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट हम काम में ले रहे हैं, उस रिएक्टेंट के अंदर जो प्रेजेंट कार्बन होता है वो किस में चेंज होता है, कार्बोएनाइन में। तो कार्बोएनाइन की ज्योमेट्री जो होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली आती है रिटेशन। क्या आती है? रिटेशंस। रिटेशंस का मतलब रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, हमारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है और उस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ में कोई भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं जुड़ा तो कंजुगेशन नहीं हो सकता, कोई रेजोनेंस नहीं हो सकता, कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। उस कंडीशन में उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? हमने कार्बोएनाइन बहुत बार पढ़ा हुआ है। ये कार्बोएनाइन है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं इसके पास में, बस एक बॉन्डिंग ही नहीं कर रखी है। मतलब CH4 लेते हैं तो उसमें सारे कार्बन क्या होते हैं, सारे जो बॉन्ड होते हैं बॉन्डिंग किए होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो उसका भी sp3 होता है, इसमें बॉन्डिंग नहीं करी होते हैं। इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है, वो पिरामिडल होती है क्योंकि पिरामिड बन चुका है उसमें। तो इलेक्ट्रॉन तो 8 ही हैं। तो रिटेशन की हम अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम SE1 मैकेनिज्म कर रहे हैं, उसके अंदर जो कार्बोएनाइन बन रहा है उस कार्बोएनाइन के साथ में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं जुड़ा हुआ तो उस कंडीशन में उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। सीधी सी बात, sp3 होगा। तो sp3 के अकॉर्डिंग करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया जाएगा? पिरामिडल टाइप। तो जैसे हमारे पास ये कार्बन, इसके साथ में यहाँ H जुड़ा, यहाँ CH3 जुड़ा, यहाँ C2H5 और यहाँ पर MgBr। ये अब देखो, इसके अंदर MgBr को हम रिमूव करेंगे तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ आएंगे तो यहाँ पर C2H5 और ये CH3 और ये H और इस पे नेगेटिव चार्ज। जब इस पे नेगेटिव है तो इसको हम ऐसे भी तो शो कर सकते हैं, इस प्रकार। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है,
अब देखो नेगेटिव चार्ज जो है वो किसके पास जा रहा है? लिविंग ग्रुप के पास। जो कार्बन वहाँ से पहले प्रेजेंट है उसी के पास ही है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? लिविंग ग्रुप के। अब जो एंटर करने वाला ग्रुप है वो कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और अटैक करेगा तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वही रह जाएगा। हम इलेक्ट्रोफाइल को ले आए, मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल, तो C2H5 C और CH3 और H और E इसके साथ जुड़ गया। E मीन्स मतलब H पॉजिटिव जोड़ोगे तो आप H जोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, इसको बोल सकते हैं हम रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन है उसके आसपास कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टाइप का हो जाएगा। और इसलिए तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो फर्स्ट पॉइंट रिटेशंस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगी। कार्बन sp3 होगा और इस कार्बन के साथ में कोई भी दूसरा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी और इसलिए ये रिटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में रहेगा। और जो लिविंग ग्रुप है उसके पास ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर इस नेगेटिव चार्ज युक्त कार्बन के पड़ोस में कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आ जाता है ना, तो उसका लिविंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, दूसरे ग्रुप के साथ चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, कंजुकेशन शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कंजुकेशन शो करेगा और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, कुछ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर आने वाला जो ग्रुप है एंटरिंग ग्रुप, वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो इस तरीके से ये था SE1 का रिटेशन। इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है वो है रेसिमेराइजेशंस। रेसिमेराइजेशंस, क्योंकि जिस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन के अंदर रेसमिक मिक्सचर बनता है, उसी प्रकार इसके अंदर भी रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। रेसिमेराइजेशन की कंडीशन हो सकती है और रेसिमेराइजेशन के अंदर जो रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 के अकॉर्डिंग वो D और L का 50-50% बनता था, उसी तरीके से इसके अंदर भी ये कंडीशन हो सकती है रेसिमेराइजेशन की। तो ये तब होती है जब हमारे पास में कोई भी नेगेटिव वाला कार्बन हो और उस कार्बन के पड़ोस में कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा हो, तो उसके अंदर रेसिमेराइजेशन की कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है? रेसिमेराइजेशन की कंडीशन हो सकती है। अब देखिए इसकी रिएक्शंस की हम बात करें तो रेसिमेराइजेशन जिसके अंदर हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे C2H5 ये कार्बन, इसके साथ H, यहाँ पे PH और यहाँ C डबल बॉन्ड O, ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसके साथ में यहाँ पर PH और इसको यहाँ कर देते हैं। अब देखो यहाँ से जो एक ग्रुप है वो बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, देने के बाद में C2H5 C और PH और इस पे नेगेटिव चार्ज और CPH
और C डबल बॉन्ड O। तो डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, ये सारी कंडीशन जो होती है वो कंजुकेशन की होती हैं। तो यहाँ पर कंजुकेशन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये यहाँ पर, और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो C2H5 और CPH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और PH, ये फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर D2O ये रिएक्शंस करेगा यानी अटैक करेगा, तो ये बनेगा C2H5 CPH और इसके साथ D और PH और डबल बॉन्ड O। इस तरीके का प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। वो भी किस टाइप का, रेसमिक मिक्सचर टाइप का, रेसमिक मिक्सचर टाइप का। तो इसलिए इसका नाम हो जाता है रेसिमराइजेशन। ये सब कंडीशन जो होती है वो रेजोनेंस के कारण होती है। ये रेजोनेंस शो करती हैं और रेजोनेंस शो करने के कारण रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। और इसीलिए ये जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड दो टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनने के कारण इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी अधिक हो जाती है, क्योंकि कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये था SC1 मैकेनिज़्म जिसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा कुछ जो हमारा नेक्स्ट मैकेनिज़्म बच गया है वो है बाइमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। उसकी हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक मैकेनिज़्म हमने कंप्लीट कर लिया और लगभग नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पोर्शन भी शायद कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 का ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।